सीकर ने पूछा है, क्या कोवर्ट नार्सिसिस्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खत्म करने का कोई तरीका है? देखिए, जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनका जो लव अफेयर होता है, वो लव अफेयर जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं होता है। और उसका कारण ये है, लंबे समय तक ना होने का कारण ये है क्योंकि ये इमोशनल इंटीमेसी को एडमिट करते नहीं। एक लिमिट के बाद इमोशनल इंटीमेसी एडमिट नहीं करते। इमोशनल इंटीमेसी क्यों नहीं एडमिट करते? क्योंकि एक ये अपनी जो सेल्फ इमेज है, फॉल्स सेल्फ इमेज, ये नहीं चाहते कि फॉल्स सेल्फ इमेज तक कोई पहुंच जाए, या उसके इनके फॉल्सहुड को कोई देख ले, या इनके झूठे नैरेटिव को कोई देख ले। तो ये लव बॉम्बिंग जो करते हैं, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे होंगे तो उसके साथ लव बॉम्बिंग तो करेंगे, लेकिन और उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। लेकिन इनको हमेशा ये पता होता है कि इनको इंटीमेसी कितने कहाँ तक ले जाना है, क्योंकि उसके आगे जाते ही अगर इनका जो फॉल्स सेल्फ एक्सपोज हो जाएगा, जो इन्होंने झूठा सेल्फ अपना बनाया हुआ है, वो झूठे सेल्फ की रियलिटी दूसरे पार्टनर को ना पता चल जाए, जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, तो इसलिए ये उससे ज्यादा इंटीमेसी कभी देने नहीं, अलाउ नहीं करते। और चूंकि इंटीमेसी जो है वो किसी भी प्रकार के लव का जो है वो फ्यूल, ऑक्सीजन है। इंटीमेसी प्रेम का ऑक्सीजन। इंटीमेसी के ऊपर आपने लिमिट लगा दी है कि इससे आगे हम दे नहीं सकते, तो क्या होगा कि थोड़े ही दिनों बाद डिस्कार्ड का फेज शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये लॉन्ग टर्म लव नहीं हो सकता नार्सिसिस्ट का। लेकिन ऐसा देखा गया है कि नार्सिसिस्ट लंबे समय तक भी लव अफेयर चला पाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि लव में उनके कोई इंटीमेसी है। इनफैक्ट ऐसे लव अफेयर जो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको तो ये नफरत करते हैं उस तरीके के लव से। क्यों? क्योंकि उस तरीके के लव अफेयर्स में किसी प्रकार का कोई सेंसेशन नहीं होता ना। और सेंसेशन जिस चीज में नहीं होगा उसमें नार्सिसिस्टिक सप्लाई ने मिल नहीं पाएगी, क्योंकि सीधे साधे लोग होते हैं, लंबे समय तक प्रेम चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर कोई सेंसेशन नहीं होता। ऑर्डिनरी लोग होते हैं, लाइफ की डिफिकल्टीज को लेकर के एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है, इनके लिए सेंसेशंस इम्पोर्टेंस नहीं है, इनके लिए इम्पोर्टेंस है लाइफ की कठिनाइयाँ। तो नार्सिसिस्ट लाइफ की कठिनाइयों को एक्नॉलेज नहीं करता। उसे चाहिए कि उसका जो अफेयर है, उसका जो पार्टनर है, उसमें एक सेंसेशन हो उसके अंदर, दुनिया देखे तो उसके, जाने तो जले। तो सेंसेशन जो है, क्योंकि नार्सिसिस्ट सेंसेशनल लव पसंद करता है, इसलिए वो ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म लव को तो पसंद ही नहीं करता। उसकी डिक्शनरी में तो लॉन्ग टर्म लव आई नहीं। तो इसका मतलब नार्सिसिस्ट का लव हमेशा कैसा होगा? शॉर्ट टर्म लव। और लव जो है एक्स्ट्रा मैरिटल होने की बड़ी संभावना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल लव होता है वो थोड़ा सीक्रेट होता है। सीक्रेट लव अफेयर के अंदर सेंसेशन ज्यादा होता है, तो इसलिए उससे नार्सिसिस्टिक सप्लाई ज्यादा मिलती है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म, नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग करता है, लव बॉम्बिंग करके पार्टनर के साथ रहता है, लेकिन चूंकि इंटीमेसी को एक लिमिट के बराबर, जैसा कि मैंने बताया, एडमिट नहीं करता, तो उससे डिस्कार्ड फेज शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म भी नार्सिसिस्ट खींच सकता है, लेकिन उसका कारण लव नहीं। उसका कारण ये है कि दुनिया जब उसको प्रोटेस्ट करने लग जाती है लव को, तो नार्सिसिस्ट उसी अफेयर का इस्तेमाल दूसरे और पर्पसेस के लिए करने लग जाता है। जैसे दूसरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे लोगों को जलाने के लिए। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि नार्सिसिस्टिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई नार्सिसिस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, और उसका जो रियल पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये किसी तरीके का लव अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि ऐसे में कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, और शॉर्ट टर्म के बाद जो है ये लव अफेयर कब खत्म हो जाएगा उसका पता ही नहीं चलेगा। तो उसके बारे में ना जानना या ना जानने का नाटक करना, ये सब सही स्ट्रेटजी है, क्योंकि इससे नार्सिसिस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म में ही इसको खत्म कर देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो उनसे नफरत है। तो ये खत्म करने की सबसे सही स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप उसको बैटल करते हैं, तो भाई या तो बैटल फुल फ्लेजेड करिए कि वहां जहां पे वो पकड़ा गया है वहां पे इतनी ज्यादा पिटाई कर दीजिए, हैं, इतना ज्यादा पुलिस बुला दीजिए, इतना हंगामा हो जाए कि उसका जो है नार्सिसिस्टिक सेल्फ इमेज ही कोलैप्स हो जाए, और दोबारा उसके अंदर कभी हिम्मत ही ना जुटा पाए। तो या तो इस लेवल पे जाके हम प्रोटेस्ट करें,
कानूनी मदद लें और हर तरीके से जेल भिजवा दें। ये अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरा तरीका यही है कि प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि लव शॉर्ट शॉर्ट टर्म है, इसलिए शॉर्ट टर्म में उसके खत्म होने का इंतजार करें। हमको क्या करना है, जो सप्लाई चेन है उसी को रिवर्स कर देना। एक्चुअली क्या है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीक्रेट होता है, तो सीक्रेट होने से क्या होता है, उसमें एक तरीके की साइकोलॉजिकल एडवांटेज नार्सिसिस्ट को होती है कि जो चीज सीक्रेट होगी उसकी खासियत क्या होगी, वो आपकी इमेजिनेशन को हिट करती है ना, क्योंकि जो चीज दिखाई देगी वो इमेजिनेशन को उतना अपील नहीं करती, जो चीज सीक्रेट होती है वो इमेजिनेशन को अपील करती है। तो सीक्रेट लव अफेयर के थ्रू नार्सिसिस्ट क्या काम करता है, अपने एक्चुअल पार्टनर की इमेजिनेशन को ही कंट्रोल करने में और काबू करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसको यूज कर सके, उसको उसको कंट्रोल कर सके। तो सीक्रेट लव अफेयर का जो सीक्रेट एलिमेंट है, इससे नार्सिसिस्ट अपने एक्चुअल पार्टनर की इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है, ताकि करने में उसे यूज करता है ताकि वो उसको फिट अपने नैरेटिव में फिट कर सके पार्टनर को, और उसको अपने डिजाइन के हिसाब से यूज कर सके। नार्सिसिस्ट ट्रायंगुलेट करने में भी सीक्रेट लव अफेयर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर के बीच में कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करके उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है और इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, गैसलाइट करने की कोशिश करता है। और ईगो बूस्ट के लिए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को यूज करता है। ईगो बूस्ट करके वो जो है दूसरे को प्रोवोक करने में, पार्टनर को प्रोवोक करने में यूज करता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, इस तरीके से अपने एक्चुअल पार्टनर को कंट्रोल करने का काम करता है। और पार्टनर क्या है, वो प्रोवोक होता है, उत्तेजित हो जाता है। पार्टनर की क्वालिटी क्या है, पार्टनर जो है वो नार्सिसिस्ट की सीक्रेट लाइफ तो जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके सीक्रेट के द्वारा, सीक्रेट लव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के द्वारा अपनी इमेजिनेशन को काबू करने देता है, इस तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाता है और इस तरीके से उसको इमोशनल ऑक्सीजन देता रहता है। अभी हमें यही रिवर्स सप्लाई चेन रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स कर देना है, रिएक्ट नहीं करना है। सीक्रेट लव अफेयर को, अगर सीक्रेट लव अफेयर है, सीक्रेट जो है पोस्ट सीक्रेट, जो सीक्रेट लव अफेयर है या सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर हम इसके सीक्रेट होने की जरूरत कोई खत्म कर दें, विरोध कम करके या विरोध ना करके, तो ये सीक्रेट नहीं रह जाएगा। सोसाइटी अगर इसको विरोध करना बंद कर दे या इसके सीक्रेट होने की जरूरत कोई खत्म अगर कर दिया जाए, तो इसके अंदर का जो सेंसेशन है और जिसके अंदर की फैंटेसी है, वो सेंसेशन और फैंटेसी खत्म हो जाएगी। तो नार्सिसिस्ट का लव अफेयर जो है एक्सपोज हो जाएगा, और वो जो सेंसेशन जहाँ से दे रहा था, नार्सिसिस्टिक सप्लाई जहाँ से ले रहा था, वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई ना मिल करके उसको बोर्डम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट उसके पास अब कुछ रहा ही नहीं। इसी सीक्रेट में से तो वो सेंसेशन पैदा करता था, ट्रायंगुलेशन करता था, ईगो बूस्ट करता था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को और ईगो बूस्ट के लिए यूज करता है नार्सिसिस्ट। तो जब वो उसको सीक्रेट होने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, इमोशनल रिएक्ट ही नहीं करेगा उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा, तब उसके अंदर कोई कोई सेंसेशन रही। तो इसलिए इमोशनल ऑक्सीजन देना बंद करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम रिएक्ट करना बंद करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नार्सिसिस्ट अगर है तो उससे आप जीतने की कोशिश ना करें, क्योंकि जीतने की कोशिश में आप और ज्यादा उसके गेम को स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं। गेम को में जीतने की कोशिश करने की बजाय, ये कोई उस तरीके का गेम नहीं है तो क्रिकेट और दूसरे तरीके के गेम जिसमें कि आप जीत हार होती है। इसमें गेम को जीतना नहीं है, इसमें गेम को डिकंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअली नार्सिसिस्ट का जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, ये एक फ्रेम की तरीके से है। उस फ्रेम का एक पिलर आप बन जाते हैं, जेलस जेलस स्पाउस की तरीके से आप एक उसका पिलर बन जाते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, आप जलन है आपके अंदर, पॉजिटिवनेस की वजह से आपके अंदर जलन है, तो आप एक पिलर बन जाते हैं, लव ट्रायंगल बन जाता है जिसमें एक पिलर आप है। तो जब आप एक पिलर बन जाते हैं तो उसी फ्रेम को आप तो फ्रेम को सपोर्ट मिल जाता है, फ्रेम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको क्या काम करना है, फ्रेम को और ज्यादा स्ट्रांग नहीं करना है, क्योंकि आपको इस तरीके के फ्रेम के नेचर को समझना है। ये फ्रेम जो है वो ऑर्डिनरी फ्रेम नहीं है, ये एक पावर आर्किटेक्चर, पावर फ्रेम है। इस पावर के फ्रेम में आप एक जेलस
व्यक्ति बन करके, जेलस स्पाउस बन करके, जेलस पत्नी या जेलस पति बन करके आप उसके एक फ्रेम को जो है मजबूती दे रहे हैं, स्ट्रांग तरीके से आप उसमें खड़े हो, और वो एक विद्रोही की तरीके से, एक रिबेल की तरीके से दूसरे पिलर बन करके वो खड़े हैं। उस तरीके से ट्रायंगल जो है वो मजबूत इंटैक्ट खड़ा है। अब मान लीजिए कि आप जो है उसमें रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, आप उसमें जो है आप आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप उसका जो पिलर बन करके आप उसमें गेम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब आपने अपना पिलर बाहर निकाल लिया। जब अपना पिलर निकाल लिया तो बताइए गेम चल पाएगा कि गेम डिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, गेम टूट के खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप उनके नैरेटिव में डांस करने की बजाय अपने आप को विड्रॉ करना सीखिए। जब आप अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा, उनका जो पावर आर्किटेक्चर है जिसको कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थ्रू चला रहे हैं, वही कोलैप्स होगा। तो जीतने की कोशिश करने की बजाय अपनी जेलसी को काबू करिए और उनके नैरेटिव में पार्टिसिपेट करने की से बचिए। और जो उन्होंने लव ट्रायंगल बनाया हुआ है उस ट्रायंगल में आप एक उसकी जो साइड है, भुजा है, वो बनने की बजाय उसमें से आप बाहर निकल जाइए। पार्टिसिपेट ही मत करिए गेम में। गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पूरा लव ट्रायंगल कोलैप्स होगा। नार्सिसिस्ट का जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर होता है, ये एक तरीके का ईगो हनीमून है। इस ईगो हनीमून को ब्रेक करना जरूरी है। तो ये ईगो हनीमून कैसे कैसे ब्रेक होगा? ईगो हनीमून को ब्रेक करने का सबसे पावरफुल तरीका ये है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लें, अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लीजिए। जब आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और आप ये इंडिकेट करते हैं कि आपके साथ या बिना आपके साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को जीने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम एक विक्टिम की तरीके से नहीं जीते हैं, हम एक सर्वाइवर की तरीके से जीते हैं, हाथ ऊपर उठा के पहाड़ की तरीके से हम एक सर्वाइवर की तरीके से जीते हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे कोई साथ दे चाहे कोई साथ ना दे, एक सर्वाइवर की तरीके से आप जीते हैं, तब इससे नार्सिसिस्ट का जो ईगो हनीमून है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के द्वारा चल रहा था, वो टूट जाता है। कि जब आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शार्प तरीके से रहते हैं, शार्प ड्रेस पहनते हैं, शार्प तरीके से ड्रेसअप होते हैं। तो इससे नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि अरे ये तो वो अपनी जिंदगी खुद जी सकता है। जब उसको ये लगता है कि अपनी जिंदगी खुद जी सकता है तो फिर उसका आपके अंदर भी अट्रैक्शन पैदा होता है। वो ये नहीं चाहता है कि आप छोड़ करके अब जाए, क्योंकि आपके अंदर भी आपने भी अपने अट्रैक्शन को खोया नहीं। तो आप जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, और आप ब्लैकमेल कर सकते हैं और ब्लैकमेल करके आप पावर डायनेमिक्स को पलट सकते हैं। तो ये गेम है, पावर डायनेमिक्स को पलटा भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे, आपको अपना सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना है, आपको अच्छे तरीके से रहना है, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना है, अट्रैक्टिव तरीके से रहना है। इससे आपके वापस रिलेशनशिप में आने की और संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि विक्टिम की तरीके से रोज झगड़ा करना, रोज लड़ाई करना, दुखी रहना, अपने आप की कोई केयर न करना, हमेशा डिसेबल्ड रहना, विक्टिम आइडेंटिटी की तरीके से जीना, हमेशा कंप्लेन करना। तो ये इससे तो आप अपना आकर्षण ही खो देंगे। कहने का मतलब ये है कि नार्सिसिस्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो ईगो हनीमून है वो तभी एंड होगा जब आप भी अट्रैक्टिव बने रहें, आप भी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरीके से जो अपनी सेल्फ केयर कर सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे की जिंदगी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता, पता लगाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी लाइफ का खुद एजेंडा है, उसकी लाइफ का खुद गोल है। तो इस तरीके से जब आप जीते हैं तो इसकी संभावना बहुत है कि नार्सिसिस्ट फिर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और आप तब रिलेशनशिप में वापस आने का रास्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एक्सप्लोज करने के। हमेशा अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दीजिए, अपना जो इनर आर्मर है उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। इनर आर्मर को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, अक्सर मैं वीडियोस में ये बात बताता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। आप अपने बॉडी माइंड जो है उससे आप अलग है। देखिए, ट्रॉमा हमेशा बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी को लेकर के भी हम लोग बहुत ही
बॉडी को भी इग्नोर करते हैं। बॉडी को थोड़ा सा थैंक करना सीखिए कि वो आपको यहाँ तक लेके आया। तो बॉडी के प्रति रिस्पेक्ट रखिए। बॉडी को जैसे मान लीजिए चादर में लपेट करके अंदर बैठ गए बॉडी को, और बॉडी को सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास दिलाइए। फिर जानते हैं एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी डॉग्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको आप थोड़ा सा भी अगर ज्यादा सहलाइए या इस तरीके से करिए तो वो अपने शरीर को ऐसे ऐसे झटकने लग जाते हैं। तो ये उनका तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जिससे कि वो अपने अंदर के जो सेंसेशन है उनको बाहर रिलीज कर देते हैं। तो वैसे ही आप भी करिए, थोड़ा अपने अंदर के ट्रेमोर थोड़ा अपने अंदर आपको पैदा करके अपने अंदर के जो ट्रॉमा उसको रिलीज करने का काम कीजिए। या देखिए जानते हैं हम सब क्या था, जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब हमें खतरा होता था तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले भागते थे। तो दौड़ना भागना, डर के भाग जाना, ये सब हमारे इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। तो जब भी हम किसी से डरते हैं या कोई इमोशनल पेन हमारे अंदर होता है तो वो आ करके हमारे पैरों के में स्थित हो जाता है। तो पैरों में स्थित हो जाने की होने की वजह क्या है, ताकि हम दौड़ सकें भाग सकें। तो पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज करना जरूरी है, स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर वॉक करना जरूरी है। तो ऐसा करेंगे जब ना, तो आप पाएंगे कि जो बॉडी के अंदर ट्रॉमा है वो ट्रॉमा भी रिलीज हो रहा है। इमोशनल पेन पॉजिटिवनेस की वजह से जो है वो रिलीज हो रहा है। इसका मतलब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। पैदल जमीन पर चलना, ऑक्सीजन ठीक से खींचना, और उसके बाद जो है मतलब डीपली इनहेल करना और एक्सहेल भी करना, मतलब अंदर भी सांस लेना और डीपली बाहर भी निकालना। अंदर जितना खींच रहे हैं उससे ज्यादा देर तक बाहर निकालना, इसकी प्रैक्टिस करना। और ओम की चैंटिंग करना। ये सब जब आप करेंगे तो अंदर का जो आपका ट्रॉमा है वो ट्रॉमा धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होगा। तो ये तो एक फेज है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हम शरीर और मन से अलग हैं। तो शरीर और मन से हम जब अलग हैं तो हमें ये बात, हम कैसे हम ये समझेंगे कि हम शरीर और मन से अलग हैं? भाई हम दुनिया को देखते हैं, चेयर सामने पड़ी है तो हम चेयर को चूंकि देख पाते हैं इसलिए हम चेयर से अलग हैं। उसी तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को भी आते जाते देख सकते हैं, थॉट्स को भी आते जाते देख सकते हैं, बॉडी को भी हम आते जाते देख सकते हैं। बॉडी ड्रीम में जो है दूसरी बॉडी हमें मिल जाती है। बचपन में हम अलग तरीके के थे, बूढ़े जब हो जाते हैं अलग तरीके से, यानी बॉडी को भी हम बदलता हुआ देखते हैं। ड्रीम में दूसरी बॉडी रहती है, स्लीप में कोई बॉडी ही नहीं रहती। तो इस तरीके से बॉडी को भी हम चेंज होता हुआ देखते हैं। तो जो भी चीजों को हम बदलता हुआ देखते हैं, जो भी चीजों को हम देखते हैं या और बदलता हुआ देखते हैं, उन सबसे हम अलग हैं। तो इस तरीके से जब हम हर उस चीज को अलग करते जाते हैं जो जिससे हम अलग हैं, जो हम नहीं है, तो हम अपने रियल सेल्फ में पहुंच जाते हैं। तो हम बॉडी भी नहीं है, हम चेयर नहीं है क्योंकि चेयर को हम देख सकते हैं। फीलिंग्स हम नहीं है क्योंकि फीलिंग्स को आता जाता देख सकते हैं। हम थॉट्स नहीं है क्योंकि थॉट्स को आता जाता देख सकते हैं। हम बॉडी नहीं है क्योंकि हम बॉडी को भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम ये सब चीज नहीं है। तो जब हम बॉडी, माइंड, फीलिंग्स, थॉट सबसे अपने आप को अलग करके देख पाते हैं, तो जो हमारा सेल्फ है वो हमारा रियल सेल्फ। अब हम अपने रियल सेल्फ की तरफ जब ध्यान ले जाए, जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी आई तो आप अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाइए। पहले अपने रियल सेल्फ में आइए, उसके बाद रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाइए। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तो तुरंत आपका ईगो जो है आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। और जैसे ही आपका रियल सेल्फ में आपका ईगो विलीन होगा आप अच्छा महसूस करेंगे। याद रखिए जो आपका ईगो है ये हर तरीके का बवाल चलाने में पार्टिसिपेट करता है। क्यों वो पार्टिसिपेट करता है? क्योंकि ईगो को ये उम्मीद होती है कि वो बवाल खत्म कर देगा तो फिर से वो अपना जिस स्थान में उसका जन्म हुआ वहां से वापस चला जाएगा। तो किस जगह से उसका जन्म हुआ? उसका जन्म रियल सेल्फ से हुआ। तो रियल सेल्फ में ही वो चला जाता है। जैसे आइसक्रीम खा लिया ईगो, तो आइसक्रीम खाने से जो मजा आया मजा लेकर के अपने अपने रियल सेल्फ में विलीन हो गया। तो नई नई चीजें उसको खिला पिला के डिजायर को पूरा करके ईगो को रियल सेल्फ में विलीन करने की बजाय हम ये सब नाटक किए बिना सीधे भी उसको रियल सेल्फ में विलीन कर सकते हैं। कैसे तरह क्या तरीका है? पहले हम बॉडी माइंड इन सबसे अलग करके अपने रियल सेल्फ को लोकेट करेंगे। जब रियल सेल्फ को हम लोकेट कर लेंगे यानी पहचान लेंगे तो हम कहेंगे ये है हमारा रियल सेल्फ। और जैसे ही हम रियल सेल्फ को पहचानेंगे तुरंत ईगो जो भी बवाल कर रहा हो, नेगेटिविटी वगैरह चला रहा हो, तुरंत आकर के रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। तो हम उसी सिचुएशन में अच्छा महसूस करेंगे।
तो ये टेक्निक हमको फॉलो करनी चाहिए, इससे हम अपने नेगेटिव इमोशन से बच सकते हैं। जब हम नेगेटिव इमोशन से बच सकते हैं तो वो सब जो बातें अभी मैंने ऊपर आपको बताई उसको हम फॉलो कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हमको अपना दुनियावी तरीके से भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, सीधे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने के बजाय नार्सिसिस्ट के इस लव अफेयर के बारे में सीक्रेटली तो दूसरे लोगों को बताया जा सकता है। तो जब समाज में नार्सिसिस्ट का लव अफेयर एक्सपोज हो जा रहा है बिना आपकी मौजूद बताए हुए, तो फिर क्या होता है कि उससे इमेज खराब होती है। नार्सिसिस्ट अपनी इमेज को लेकर के हमेशा कॉन्शियस रहता है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी इमेज खराब हो। तो उस तरीके से उसके लिए वो लव अफेयर चलाना भी धीरे मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम हर चीज करें और उसके बाद भी नार्सिसिस्ट पे हमें लव अफेयर में सफलता ना मिले, तो याद रखिए नियति ने आपकी पॉजिटिवनेस को कम करने के लिए, पॉजिटिवनेस की एनर्जी को चेंज करने के लिए इस तरीके की घटना आपको दिया है। तो हम पॉजिटिवनेस जो अभी अपने स्पाउस के साथ जो पॉजिटिवनेस जोड़े हुए थे उसी को थोड़ा सा हम पलट देंगे उसकी एनर्जी को, और उसको भगवान से जोड़ देंगे और नियति के हाथ में अपने आप को छोड़ देंगे। अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करेंगे, और जो हम अटेंशन पॉजिटिवनेस के द्वारा अपने स्पाउस को पे करते थे, जो कि हमारी लॉयल्टी की कदर नहीं कर रहा है, वही अटेंशन हम भगवान को देने लग जाएंगे। तो बस इससे हमारी सेल्फ ग्रोथ भी होगी और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ेगी, हम लाइफ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और नियति जहां भी हमें ले जाना चाहेगी वहां ले जाएगी, लेकिन वो बेहतर जगह होगी। याद रखिए लाइफ आपके हमेशा अच्छे के लिए काम करती है, और वो हमेशा आपके लिए जो अच्छा है वो आपको करती है, और आपके लिए सही डेस्टिनी वो हमेशा तैयार करती है और सही तरफ आपको ले जाती है।